हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। प्रीवियस लेक्चर में बेटा अपन ने जो सॉलिड वेस्ट है या अपन बात करें बेटा कि कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चर वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट की बातें की थी। अब इस चैप्टर में जो कुछ और बातें, नॉर्मल बातें बच गई है, आपने पूरा NCERT लास्ट तक आपको रीडिंग करनी है। तो बेटा देखिए कि अब अपन बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो प्रकृति में चाहे वो जलमंडल हो, स्थलमंडल हो या वायुमंडल हो, प्रकृति में अपन बात बड़ा कि उपस्थित कोई भी पदार्थ जो मानव द्वारा अपने जीवन के हित के लिए प्रयोग में लिया जाता है, अपन अपने जीवन में हित के लिए प्रयोग करें तो वो क्या है, रिसोर्सेज है और वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। यस बेटा, आप समझ सकते हैं जैसे लैंड है, सोयल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सब बातें आप समझिए। ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये दो टाइप में अपन बांटते हैं। पहले असमाप्य कि जिनके ऊपर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता, कितना भी यूज कर लेकिन वो समाप्त नहीं होंगे, असमाप्य। यस बेटा, जो समाप्ति नहीं हो सकते, असमाप्य संसाधन पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, इनकी मात्रा का मानव क्रियाकलापों का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कितना भी उपयोग करें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा असमाप्य हैं, कितना भी यूज करो मानव, इन पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यस, दूसरे बेटा आप समझ सकते हो कि समाप्य संसाधन होते हैं। तो समाप्य संसाधन जो मानव द्वारा निरंतर उपयोग से समाप्त हो सकते हैं या मानव के दोहन का उस पर प्रभाव पड़ता है। अब जो समाप्य संसाधन है उनमें भी कुछ तो आपके मतलब आप समझ सकते हैं बेटा कि नवीनकरण संसाधन, मतलब रिन्यू हो सकते हैं, मतलब समाप्य तो हैं लेकिन रिन्यू हो सकते हैं। जैसे अपन बात बेटा कि प्रकृति में ये मानव द्वारा निरंतर उपयोग में लाए जा रहे हैं, इनका पुनर्स्थापन संभव है, जैसे वन, घास स्थल, वन्य जीव, मृदा, ये। लेकिन कुछ आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अनवीनकरणीय, ऐसे समाप्य जो अनवीनकरणीय वो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन है, लिमिटेड है, बात को समझे। तो जो कोयला है, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, या जो धातु है ना, लोहा, तांबा, ये सब आप जानते हैं बेटा, खनिजरीय, ये सब आप जानते हैं कि समाप्य भी हैं और नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये अनवीनकरणीय, इनका वापस इनको रिन्यू भी नहीं किया जा सकता है। बात को समझ रहे हैं। तो ये कुछ अपन बात कर ली अपने किसकी, रिसोर्सेज की। अच्छा, अपन यहाँ पर बेटा आपको क्या पढ़ाना चाह रहे थे कि देखो भाई पृथ्वी पर जलीय संसाधन भी हैं और आज आप जानते हैं कि भाई 97% तो समुद्र में जल और 1% ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है, सॉरी 2%, और 1% का जल चक्रण हो रहा है। लेकिन आज भौम जल स्तर की कमी हो रही है, जगह जगह पानी की समस्या आ रही है। बात को समझे। यस, तो यहाँ समस्या बड़ी है कि हर जगह जितने भी सम्मेलन उनमें ये कहा गया था कि भाई आप इन संसाधनों का उचित नियोजन करें और इनका अपन बात करें कि विवेकपूर्ण ढंग से आप यूज करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये सुरक्षित भी रह सकें और अपने लिए बेनिफिशियल हो, अपन को मिल सके। तो बेटा देखो अपना टॉपिक है, अपना टॉपिक वहां पे स्टार्ट होता है, और वो टॉपिक क्या स्टार्ट होता है कि संसाधनों का अनुचित प्रयोग या अनुचित अनुरक्षण, या अपन कहें कि संसाधनों का असंतुलन प्रबंधन के कुछ उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो बेटा कि संसाधनों का असंतुलित प्रबंधन। अब मेरे बेटा सीखेगा कि संसाधनों का असंतुलित प्रबंधन क्या होता है, फिर अनुचित प्रयोग क्या होता है। यस बेटा, तो देखेगा कि कुछ संसाधनों का असंतुलित प्रबंधन अपन करें, असंतुलित अपन यूज करें तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो जैसे वहां आपके एनसेट में एक समस्या आपको दे रखी है, वाटर लॉगिंग एंड सोइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग, जो आप जानते हैं बेटा कि वाटर लॉगिंग और सॉयल सैलिनिटी है ना बेटा, मतलब जलाक्रांता तथा मृदा लवणीयता। समझे। तो आप समझ रहे हो कि वाटर लॉगिंग और सोयल सैलिनिटी। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां अपन बात करें, इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं कि बिना समुचित निकास के
यस बेटा, आप कहेंगे अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, अगर बिना निकास के अगर अपन ज्यादा इरिगेशन करें, अत्यधिक सिंचाई करें, तो बिना समुचित निकास के अत्यधिक सिंचाई जलाक्रांता यानी वाटर लॉगिंग का कारण होती है ना बेटा। ये आप समझ सकते जलाक्रांता उत्पन्न करती है या वाटर लॉगिंग का कारण होती है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि यहां अपन सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि भी जलाक्रांता उत्पन्न करती है, वो एक ही बात है। वाटर लॉगिंग में आपको समझाना चाहूं बेटा, जैसे मिट्टी, मैंने आपको एक बार वहां बताया था कि भी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसका वायुवन, एरेशन और वाटर होल्ड कैपेसिटी दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर वाटर होल्ड ज्यादा हो गया और एरेशन नहीं हुआ तो भी गलत है, और एरेशन बहुत ज्यादा हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं हुई तो भी गलत है। तो बेटा जैसे एक धारण क्षमता होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना पानी मिट्टी के कण धारण कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा पानी हो जाए तो जानते हो दलदल सा बन जाता है, जलाक्रांता हो जाती है। कभी कभी अपने फंवारे का पाइप खुल जाता है तो वहां पानी ज्यादा इकट्ठे दलदल बन जाता है, तो फसल कमजोर और हो जाती है ज्यादा पानी में, क्योंकि एरेशन नहीं रहेगा। तो मिट्टी के कणों के बीच जब गर्तों में जल ही नहीं रहेगा, कणों के स्पेस, एरेशन नहीं रहेगा, तो खनिज का जल का अवशोषण ही नहीं कर पाएंगे पौधे, तो पानी होते हुए भी शुष्कता रहेगी, पानी होते हुए भी क्या रहेगी, शुष्कता। बात को समझ रहे हैं, है ना। तो बेटा देखो ये समस्या, इसे कहते हैं आप वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग। अच्छा, इससे एक और समस्या क्या उत्पन्न होगी, और दूसरी बात देखिए बेटा कि इसके कारण अपन बात करें कि मृदा में उपस्थित लवण, जब ये वाटर लॉगिंग होती है, जलाक्रांता होती है, तो इसके कारण मृदा में उपस्थित लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, है ना। ऐसे लवणों की एक परत, भूपरटी पर एक परत बन जाती है लवणों की, तो मृदा में उपस्थित लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। यस बेटा, वह मृदा लवणीय और खेती के योग्य हो जाती है, मृदा लवणीय वह खेती के अयोग्य हो जाती है। बात को समझ रहे हैं आप? यस बेटा, क्लियर। और आपको पता है ये दोनों समस्याएं सबसे ज्यादा कब उत्पन्न हुई थी? इन उपरोक्त जो दोनों घटनाएं हैं वो ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति है, उसके दुष्परिणाम है। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि उपरोक्त या उपरोक्त दोनों घटनाएं हरित क्रांति के दुष्परिणाम हैं। बात को समझे? क्यों बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में आपको पढ़ाया जाएगा आगे टॉपिक में कि हरित क्रांति के दौरान जब संकर किस्मों को यूज किया गया तो बहुत सारे रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर, तो जितना यूरिया डीएपी केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा दोगे उतना सिंचाई ज्यादा करनी पड़ती है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। बात को समझे? और कई सारे केमिकल्स और वहां सिंचाई को भी ज्यादा यूज किया गया था, इसलिए आप जानते हैं कि उपरोक्त दोनों घटनाएं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के दुष्परिणाम है। बात को समझे? बाकी हरित क्रांति हर तरीके से हरित क्रांति बेटा अच्छी थी, लेकिन इस वे में रासायनिक उर्वरकों प्रयोग या ये केमिकल्स का प्रयोग करने के परिणाम ये आपके सामने है। यस बेटा, तो ये कारण हुआ, समझ लो। तो ये आपका है। फिर देखो दूसरा कि संसाधनों का अगर संतुलित प्रबंधन नहीं करें, असंतुलित प्रबंधन हो, तो अगली बात क्या है? अगली बात क्या हो रही है बेटा? तो आपके सामने देखो अगली बात आपकी हो रही है सोयल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन, है ना। सॉयल इरोजन, यस बेटा, सोयल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, मृदा का कटाव और डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण, समझे?
तो आज आप जानते हैं जो बेटा टॉप सोइल होती है ना, जो उपजाऊ मृदा है, बस वो हटना ही क्या है, सोइल इरोजन है, सोइल इरोजन। और फिर अपन बात करते हैं कि डेजर्टिफिकेशन कैसे बढ़ रहा है। तो देखो उपजाऊ शीर्ष मृदा का हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। उपजाऊ शीर्ष मृदा का हटना ही क्या कहलाता है, हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। समझे? यानी जो टॉप सॉइल होती है, ह्यूमस वाली होती है, तो उसका हटना मतलब उपजाऊ शीर्ष मृदा का हटना ही क्या कहलाता है आपका बेटा, मृदा अपरदन कहलाता है। और ये निम्न कारणों से होता है, यह निम्न कारणों से होता है। क्या क्या कारण है कि ऊपरी शीर्ष मृदा जो होती है, उपजाऊ मृदा होती है, वो हट जाती है? तो बेटा इसके क्या क्या कारण हैं? एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है डिफोरेस्टेशन। ये डिफोरेस्टेशन अभी अपना आपका आगे आएगा, वनों उन्मूलन, वनों को काटना। यस बेटा। ऐसे ही ओवर क्रॉपिंग, अति फसलीकरण, ज्यादा फसलें बोना, है ना। जानवरों के द्वारा ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण। तो ये आप समझ सकते हैं कि सारे आपके जो कारण हैं, ये आप जानते हैं कि ओवर क्रॉपिंग है, ओवर ग्रेजिंग है, और एक आपका अविवेकपूर्ण सिंचाई, वही बात है ना बेटा, अविवेकपूर्ण सिंचाई। तो ये सब कारण है कि उपजाऊ मृदा हट जाए, उपजाऊ शीर्ष मृदा। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं? तो देखो कि आप समझ सकते हैं बेटा कि भाई ये आपका हो गया अविवेकपूर्ण सिंचाई, समझ रहे हो? तो ये सारे कारण हैं। अब ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं जहां से उपजाऊ मृदा हट जाती है, तो आप जानते हैं इन सभी के परिणाम स्वरूप बंजर भूमि उत्पन्न होती है। और आप जानते हो कि अनेक स्थानों पर जो बंजर भूमि है वो आपस में संयुक्त हो जाए तो आप जानते हो क्या बन जाते हैं, डेजर्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डेजर्ट। यस। तो डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है। बात को समझे? तो आप जानते हो बेटा कि इन सभी कारणों से बंजर भूमि विकसित होती है, बंजर भूमि विकसित होती है। और आपको मैं कह दूं कि भाई जो बंजर भूमि विकसित होती है तो अनेक बंजर स्थानों के आपस में संयुक्त होने से डेजर्ट निर्मित हो जाते हैं, है ना। और वर्तमान में जो शहरीकरण है उसके कारण तीव्र डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, बहुत तेज गति से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। बात को समझ रहे हैं आप? यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए बेटा कि अब है संसाधनों का असंतुलित प्रबंधन। तो देखो अपन इसको क्या बोल सकते हैं बेटा कि संसाधनों का असंतुलित प्रबंधन या अनुचित प्रयोग। यस बेटा, अपन कहेंगे संसाधनों का अनुचित प्रयोग या अनुचित अनुरक्षण। यस। तो देखिएगा इसके कुछ अपन एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कुछ बातें अपन पढ़ते हैं। तो देखिएगा कि इसमें फर्स्ट अपन संसाधनों के असंतुलित प्रबंधन से एक समस्या जो उत्पन्न हो रही है तो वो आपके पास में हो रही है वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी। यस बेटा, यानी जलाक्रांतता व मृदा लवणीयता, ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो देखो बेटा कि अपन कहें कि ये समस्या कैसे हो रही है, ये किस प्रकार अपन ये समस्या जनरेट हो रही है। तो देखो बिना समुचित विकास के बिना समुचित विकास, है ना, बिना समुचित विकास के अत्यधिक सिंचाई के कारण आप जानते बेटा कि बिना समुचित विकास के अत्यधिक सिंचाई के कारण
जलाक्रांता उत्पन्न होती है, वाटर लॉगिंग उत्पन्न होती है। देखिएगा बेटा क्या होती है वाटर लॉगिंग, मैं आपको बता दूं। सीधी सी बात है बेटा कि वाटर लॉगिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको एक बात समझाई थी वहां पर मृदा के अंदर, कि वो मृदा ही सबसे उपजाऊ मृदा होगी जिसके अंदर जल धारण क्षमता, वाटर होल्ड कैपेसिटी, और परकोलेशन, वातन, एरेशन, कणों के बीच स्पेस, वायु, ये दोनों संतुलित हो। अगर वाटर होल्ड ज्यादा रहेगा, एरेशन नहीं है तो भी खराब है, चिकनी मिट्टी। और अगर मान लो एरेशन ज्यादा है बालू के अंदर और वाटर होल्ड नहीं है तो भी खराब है, दोनों बैलेंस दोमट मिट्टी में। अच्छा सुनो, तो वो अधिक से अधिक जल की क्षमता जो मिट्टी के अंदर धारण कर सकते हैं, उससे ज्यादा जल हो गया तो जलाक्रांत, मतलब जानते हो, उससे ज्यादा जल हो गया तो दलदल बन जाता है। जैसे कभी कभी अपने सिंचाई करते समय पाइप खुल जाता है फंवारे का, तो वहां पानी ज्यादा दलदल हो जाता है, तो फिर पौधे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि दलदल होने के बाद जड़ें खनिज और जल को अवशोषित नहीं कर पाती है, तो उसको आप कहते हैं जलाक्रांता, वाटर लॉगिंग। अच्छा, इससे क्या होते हैं कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इससे और क्या समस्या होती है, कि इसके कारण मृदा में उपस्थित, इसके कारण मृदा में उपस्थित लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, मतलब लवणों की एक परत बन जाती है, भूपरटी, अर्थकृष्ठ पर लवणी परत बन जाती है, तो लवण ऊपरी पर सतह पर आ जाते हैं, है ना, जिससे मृदा लवणीय और खेती के अयोग्य हो जाती है, जिससे मृदा लवणीय व खेती के अयोग्य हो जाती है। बात को समझे बेटा, लवणीय और खेती की क्या हो जाएगी, अयोग्य हो जाएगी। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये सारी समस्या आपके सामने आ जाएगी। अब सुनो, ये जो घटनाएं हो रही है वाटर लॉगिंग और ये लवणीयता, ये उपरोक्त दोनों घटनाएं, है ना बेटा, उपरोक्त या उपयुक्त दोनों घटनाएं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के दुष्परिणाम हैं। बेटा समझें इस बात को, हरित क्रांति बेटा आपको आगे टॉपिक में पढ़ाई जाएगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके दौरान उत्पादन बहुत मिलियन टन में बढ़ा था और बहुत अच्छी थी, क्योंकि संकर बीजों का या उच्च उत्पादन देने वाले किस्मों का यूज किया गया था। सारे तरीके उसमें सही थे, लेकिन उसमें सिंचाई अधिक की गई थी। दूसरी बात है कि रासायनिक उर्वरक जो यूरिया, डीएपी होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज किया गया था। तो रासायनिक उर्वरक जितने ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर जो अवशिष्ट लवण है उससे मृदा के अंदर लवणता बढ़ती है, और लवणता बढ़ने से धारण क्षमता यानी जल ज्यादा हो जाएगा, सिंचाई वाटरलॉग्ड कंडीशन जल्दी आ जाएगी वहां पर। तो फिर आप जानते हैं कि जल संसाधन का अनुचित प्रयोग होगा, और पानी तो वैसे ही कम है। आप समझ रहे हैं कि पानी तो वैसे ही कम है। यस बेटा, तो ये आप जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के दुष्परिणाम हैं। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अपन यहां बात करते हैं बेटा सॉयल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन। मृदा अप्रदन व मरुस्थलीकरण। तो देखो बेटा, जो टॉप सॉइल मैंने बताई थी आपको, सॉइल की लेयर पढ़ाई थी, तो सबसे टॉप सॉइल बताते ह्यूमस वाली, है ना। तो अपन एक बात कहते हैं कि सबसे ऊपरी मृदा के उर्र होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कई सारे अपन बात रहे कि पादप जंतुओं की मृत्यु होती है, अपगठन करते हैं खनिजों का, क्योंकि 45% मृदा में ऊपरी परत में खनिज ही तो है। तो जो टॉप सॉइल होती है ह्यूमस कंटेंट, जिस पौधों को उसी की जरूरत होती है, उसको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यस बेटा, लेकिन अपन बात कहें कि आजकल जो मनुष्य क्रियाकलाप है, अत्यधिक खेती ज्यादा करना, जो चरने वाले जानवर और ग्रेजिंग कर जाते हैं, उससे आप जानते हैं कि वो टॉप सॉइल हट रही है, यानी
उपजाऊ शीर्ष मृदा हटती, उसको आप कहते हो मृदा प्रदन कहते हो। क्या कहते हो? मृदा प्रदन। तो आप जानते हो बेटा कि उपजाऊ शीर्ष मृदा का हटना, शीर्ष मृदा का हटना ही, सॉरी, उपजाऊ शीर्ष मृदा का हटना ही मृदा अप्रदन है, मृदा अप्रदन है। बात को समझे? तो उपजाऊ शीर्ष मृदा का हटना ही क्या है बेटा? मृदा अप्रदन है, सीधी सी बात है। यस बेटा। और इसके निम्न कारण हैं, इसके निम्न कारण हैं, मैं आपको बता दूं बेटा, इसके जितने भी कारण हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मीन तो क्या होता है? वनोन्मूलन, वनों के अत्यधिक वनोन्मूलन। यस। ऐसे आप जानते हो कि ओवर क्रॉपिंग, ज्यादा फसलें उगाना ओवर क्रॉपिंग है। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों का अतिचारण ओवर ग्रेजिंग है। और अविवेकपूर्ण सिंचाई, अविवेकपूर्ण सिंचाई, सिंचाई असंतुलित करना, अविवेकपूर्ण सिंचाई, ये सारे कारण हैं मृदा प्रदन के। आपने कहा ना कि जैसे मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, अधिक खेती करना, अबाधित चराई, वनोन्मूलन, सिंचाई के घटिया तरीके, या फिर अविवेकपूर्ण सिंचाई, तो ये सारे शीर्ष मृदा को उठाने का ही काम है, यानी ये मृदा प्रदन की है। अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा? बंजर क्षेत्र बन जाएंगे। यस बेटा, बहुत अच्छी बात अपन कहते हैं कि इन सभी के परिणाम स्वरूप बंजर भूमि उत्पन्न होती है, एरिड सॉइल। इन सभी के परिणाम स्वरूप बंजर भूमि विकसित होती है, यानी बेटा एरिड, सूखी एरिड सॉइल, बंजर भूमि। और फिर ये छोटे छोटे खंड मिल जाते हैं ना, अनेक बंजर स्थानों के आपस में संयुक्त होने से डेजर्ट निर्मित हो जाते हैं, मरुस्थल बन जाते हैं। तो अनेक बंजर स्थानों के आपस में जुड़ने से डेजर्ट निर्मित हो जाते हैं। और ऐसे जो डेजर्ट मरुस्थल बनने को, इस प्रक्रम को डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं, है ना बेटा? क्या कहते हैं बताओ? डेजर्टिफिकेशन। और आप जानते हैं बेटा कि भाई देखो, वर्तमान में तीव्र शहरीकरण, रैपिड अर्बेनाइजेशन, तीव्र शहरीकरण के कारण भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिला है। भाई लोगों ने काट दिया तीव्र शहरीकरण, मतलब जो शहर विकसित हो गए, डेवलपमेंट हो गया, तो तीव्र शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन के कारण भी डेजर्टिफिकेशन बढ़ा है। यस बेटा, बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दी। अब देखिएगा बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे अपन बातें करते हैं कि देखो ये डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन क्या होता है। यस बेटा, तो देखो आपका टॉपिक जो स्टार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है बेटा। तो देखिएगा डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मीन क्या होता है बेटा? वनोन्मूलन। अब तुम ही दिमाग लगाओ, वनोन्मूलन क्या होता है? वन क्षेत्र का वन रहित क्षेत्र में बदलना वनोन्मूलन है, यानी वनों का हटना। बात को समझ रहे हैं आप? तो सीधी सी बात है बेटा कि देखो, वन प्रदेश का, सीधी सी बात अपन कहें, वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में बदलाव वनोन्मूलन कहलाता है, यानी डिफोरेस्टेशन कहलाता है। यस बेटा, तो समझ सकते हैं आप कि
वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण या बदलाव क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन। बेटा आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा मैं आपसे, कि एक आकलन के अनुसार आप जानते हैं कि आप समझ सकते हैं, एक आकलन के अनुसार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जो भूमध्य रेखा के पास बताए थे ना मैं, ट्रॉपिकल जोन शुरू में ही, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 40%, बहुत ज्यादा 40%, तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में 1% वन नष्ट हुए हैं। तुम मान लोगे भी शीतोष्ण में तो अच्छी बात है, अरे बेटा शीतोष्ण में होते ही कम है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। तो उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में 40% तथा शीतोष्ण क्षेत्र में 1% वन नष्ट हुए हैं। यस बेटा। और भारत में खासकर आप जानते हैं कि निर्वनीकरण मतलब वनों के ह्रास की स्थिति बहुत ही खराब है। बहुत तेजी से अपन वनों का नाश कर रहे हैं बेटा, बात को समझ रहे हैं आप? देखो आप जानते हैं भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, शुरू में, है ना, 30% क्षेत्र पे वन थे। भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 30% क्षेत्र पर वन थे। यस बेटा। और तुम्हें पता है कि वर्तमान में, यहाँ पे अपन बात करें कि 20वीं शताब्दी के अंत में अगर अपन बात करें तो घटकर कितने पर रह गए? 19.4 पर। और इस 20वीं शताब्दी के अंत में जो फॉरेस्ट कवर एरिया था घटकर 19.4 पे रह गया। समझ गए? 19.4 पर ही रह गए। अभी वर्तमान में तो और भी कमी हो रही है। तो 20वीं शताब्दी के अंत में, अब 21वीं शताब्दी है तो 19.4 पे रह गए। बहुत ही दयनीय स्थिति है। यस बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने करते हैं अपन। यस बेटा। अगर अपन बात करें कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, राष्ट्रीय वन नीति अपने इंडिया के अंदर, आप जानते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय वन नीति, सॉरी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार अगर एक स्वस्थ इकोसिस्टम यानी संतुलित इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम का स्थायित्व हो, वो संतुलन में रहे, तो संतुलित इकोसिस्टम के लिए संतुलित पारितंत्र के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बेटा। यहां पर आपको जानते हो कि जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्रों पर 67% भाग पर वन होने चाहिए। जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, और समतल मैदानों पर 33% भाग पर वन होने चाहिए। यस बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार एक संतुलित इकोसिस्टम या एक स्थायी इकोसिस्टम के लिए मैदानों, पहले आपको पहाड़ों पर बता देता हूं, पहाड़ी क्षेत्रों पर 67% वन होने चाहिए, और समतल मैदानों पर, मैदानी इलाकों पर 33% भाग पर वन होने चाहिए। जबकि शुरू में कितने 30 थे, तब तक ठीक था, लेकिन आप जानते हो कितने रह गए? 19.4। और वो बात तो मैंने बताई दी आपको कि अकेले उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो पूरे विश्व के, वो अपन में यहाँ भारत की बात नहीं कर, विश्व की बात कर रहा हूं, अकेले उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो पूरे विश्व के 14% लैंड एरिया पर थे फॉरेस्ट कवर, वो घटकर 6% पे रह गए। 14% एरिया पर जो फैले हुए थे ना अकेले वर्षावन, वो पूरे विश्व में 6 पे रह गए। और भारत में आप जानते हैं कि वनों का भी तेजी से नुकसान हुआ है। 20वीं शताब्दी में भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 30 पर थे, घटकर 19.4 पे रह गए।
जबकि राष्ट्रीय वन नीति ये कहती है कि अच्छे पारितंत्र के लिए, संतुलित पारितंत्र के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में इतने पे होने चाहिए और समतल मैदानों पे इतने पे होने चाहिए, 33 पे। बोलो यस, क्लियर बेटा। तो अपन नेक्स्ट बातें इससे करते, इससे रिलेटेड अपन करते हैं कि भाई आज वनोन्मूलन के प्रमुख कारण क्या है। तो आज वनोन्मूलन का बेटा सबसे प्रमुख कारण है कि कृषि भूमि का विस्तार हुआ है और दूसरा शहरीकरण। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं अपन आगे। तो बेटा आज समझ सकते हो कि आज वनोन्मूलन का जो सबसे प्रमुख कारण है वो कृषि भूमि का विस्तार है, कि लोग अपना पालन पोषण करने के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और वनों की कटाई कर रहे हैं। और आप जानते हो कि वनों को बचाना जरूरी है, बहुत सारी प्राकृतिक संपदा वनों में ही है। यस, और आपको जैव विविधता के जो व्यापक प्रयोग बताए थे वहाँ इनका महत्व भी बताया था कि ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्राणवायु हैं, और भी कई सारी इनकी व्यापक उपयोगितावादी सेवाएं हैं जो अमूल्य हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा, वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कृषि भूमि का विस्तार है। फिर तुम जानते हो दूसरा कारण क्या है, शहरीकरण है। तीसरा जो शहरों में उद्योग धंधे फैक्ट्रियां बढ़ रही है, हाईवे एरिया जो कटाई हो रही है विकास के लिए, वो है। लेकिन प्रमुख कारण क्या है, कृषि विस्तार। इसके देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट आपका है जैसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ये इसको अपन क्या कहते हैं, जूम कल्टीवेशन, जूम खेती। तो समझ सकते हो, काटो जलाओ कृषि, काटो जलाओ कृषि, या जानते हो झूम खेती। बोलो, तो स्लैश बर्न कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन क्या होती है। यस, अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि देखो मैं आपको बताऊं कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व जो राज्य हैं, यस बेटा, वहां पर भयानक रूप से देखो, यहां मैं सीधी सा आपको बता देता हूं कि क्या होती है ना, जूम कल्टीवेशन क्या होती है या स्लैश बर्न कल्टीवेशन क्या होती है, यही समझा देता हूं मैं आपको, सुनना। भारत के जो बेटा उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं इंडिया के, वहां पर जो लोग हैं, वहां के जो आप जानते हैं कि आदिवासी समुदाय हैं, स्थान के वृक्षों को काटकर जलाते हैं, है ना। जैसे बड़ा वन है तो काटकर, वृक्षों को काटकर जलाते हैं। उन वृक्षों के जलने से राख बनती है, और उस राख से भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि राख में खनिज तो होते हैं ना पात्रों के, तो भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। वहां वो खेती करते हैं 1-2 साल के लिए, फिर लगता है कि उर्वरक क्षमता कम होने लग गई तो फिर नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं, झूम कल्टीवेशन। यस, तो नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां पर काटो और जलाओ, फिर वृक्षों को जलाते हैं, और जो आप जानते हैं कि जलाने से फिर राख बनती है। ऐसे अपन बात में वो शिफ्टिंग करते रहते हैं, तो स्लैश बर्न कल्टीवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्लैश बर्न कल्टीवेशन। और आप जानते हो वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण जूम कल्टीवेशन वनोन्मूलन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। और ऐसे वो आगे से आगे आप समझ सकते हैं कि अपना विस्तार करते जाते हैं। सही, तो वनोन्मूलन का कारण ये था स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, और उन राज्यों में ही अच्छे वन थे। यस बेटा, तो ये कर रहे थे। इसके अलावा कई लोग कृषि के लिए वनों को काटते भी हैं, फिर इसके अलावा शहरीकरण हो रहा है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, तो सारे ही कारण हो गए। अब समझो हमारे सामने, तो आप अच्छे से समझ गए हो ना कि जूम कल्टीवेशन किसे कहा जाता है ना, काटो जलाओ कृषि किसे कहा जाता है? बात को समझ रहे हो ना। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखो कि वनोन्मूलन के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको बता देता हूं वनोन्मूलन के
वनों की कटाई के दुष्परिणाम। यस बेटा, तो ध्यान से सुनना। तो ये तो अभी बताने की क्या जरूरत है, सारी चीज पीछे ही हो गई है कि वनोन्मूलन के दुष्परिणाम। अरे यार, जैव विविधता कितनी क्षति हुई है जो वर्षावन 14 से 6 पे रह गए विश्व में पूरे में, तो कितनी हुई है। और इंडिया के अंदर भी आप जानते हो वनों की कटाई हो रही है, तो कितनी जैव विविधता की क्षति हो रही है। और बाकी तो प्राणवायु देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, मृदा अपरदन बढ़ेगा, वो आप समझ सकते हो। तो वनोन्मूलन के जो दुष्परिणाम हैं, तो ये मैंने आपको बता भी दिया है ना। तो आप जानते बेटा कि CO2 की सांद्रता में वृद्धि होगी, क्योंकि बेटा जानते हो ये हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को लेते हैं कच्चे माल के रूप में और स्थिरीकरण करके अपना जैव भार बढ़ाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके बायोमास कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो CO2 खूब, अब अगर वन ही कम हो जाएंगे तो CO2 की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। और CO2 सांद्रता में वृद्धि होगी तो आपके सामने कौन सी घटना हुई थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो दुष्परिणाम था वो क्या था, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि। बोलो, तो ये सारी बातें आपको मैंने करवा दी। यस बेटा, फिर आप क्या कहोगे कि भाई मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, अभी पहले ही करवा दिया, मृदा अपरदन में वृद्धि। अच्छा जी, अच्छा फिर क्या होगी, जैव विविधता की क्षति होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैव विविधता की क्षति। अरे होगी या नहीं होगी, सही। फिर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि बेटा जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अनियमितता, जल चक्र बदलेगा ना, वर्षा चक्र बदल जाएगा। तो जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की अनियमितता हो जाएगी। यस बेटा, अरे बोलो, बात को समझ रहे हैं। और आप जानते हैं अत्यधिक वनोन्मूलन से मरुस्थलीकरण के लिए भी उत्तरदायी होता है, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अत्यधिक वनोन्मूलन मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और भी बेटा कई अनियमितताएं मैं बता सकते हो आपकी, जैसे वायु जल को शुद्धिकृत करते हैं तो वो असंतुलन हो जाएगा, मतलब जल चक्रण, वर्षा जल चक्रण का वो आपका असंतुलन हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। और आप जानते हैं कि इकोसिस्टम संतुलन में ही नहीं रहेंगे। ये कई सारे कारण हैं वनोन्मूलन के जो दुष्परिणाम आपको पहले भी बता चुके हैं, सारी बातें आपकी हो गई। चलो भाई, अब एक तरीका आता है कि भाई वनोन्मूलन के विरुद्ध पुनर्वनीकरण यानी रिफोरेस्टेशन आवश्यक है, कि अब वापस लोगों को जनचेतना दो कि भाई ये बहुत जरूरी है और वो रिफोरेस्टेशन करें। यस बेटा, तो अपन क्या कहते हैं यहाँ पे कि भाई वनोन्मूलन के विरुद्ध रिफोरेस्टेशन, पुनर्वनीकरण आवश्यक है। तो आजकल लोगों में जनचेतना फैलाएं आप भी, और भाई वन जरूरी है तो पुनर्वनीकरण कराएं। यार घर पर पढ़ाई करें, कभी कभी मन नहीं लगे तो अच्छे पौधों की अब तो देखभाल करो, पानी दो, बरसात में जो लग गए हैं उनकी प्रोटेक्शन करो, जानवरों से उनको बचाना है, तो आपका एक अच्छा रोल होगा है। हर चीज में कुछ अच्छे कार्य ऐसे ही किए जाते हैं जिनसे अपनों को खुशी मिलती है। और मन लगा कर यार चीजों को पढ़ो, दिमाग में बाहर रखना ही नहीं है। अब कोई कहे सूर्य वनोन्मूलन, अरे यार ये क्या नहीं समझने की चीज है, ये तो फिर भी अपन एक एक लाइन लिख रहे हैं, हाँ है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब और बातें बताता हूं मैं आपको। यस बेटा, कि जो अच्छे बच्चे थे ना 12th के पिछली बार, तो आपको पता लॉकडाउन सबसे ज्यादा फायदा 12th के बच्चों को मिला है। 12th के बाद उनको टाइम मिलेगा तो परफेक्टली बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर बकवास की, मुझे ये नहीं आता, पेपर का लेवल ये है वो है, ये बकवास बातें किए बिना लगातार लगे रहे। हर जगह 12th के टॉपर है। बात को समझे, आप भी इंडिया टॉप कर सकते हैं इस बार
लेकिन केवल और केवल बिल्कुल शांति से, मजे से पढ़ने के अलावा कोई नहीं सोचना है बाकी। निश्चित टाइम वीडियो लेक्चर देखना, निश्चित टाइम का आप जानते हैं कि अपने सेल्फ स्टडी करना, माइनर की तैयारी करना, पहले एनसीईआरटी को समझना, फिर एक टाइम पीरियड बनाकर रिवीजन करना और मस्त रहना, खाना पीना, सुबह एक्सरसाइज करके बैठना। यार घर पर तो कितना अच्छा कर सकते हो यार, यहाँ तो 1000 प्रॉब्लम रहती थी, कोई दबाव में ला देता था, कोई डिप्रेशन में ला देता था, कभी खाना अच्छा आपके सेट नहीं होता था, कई सारी वो कमियां कहाँ गई अब। तो हम कितने भी परेशान, लेकिन आप अच्छे रहने चाहिए और मस्त रहें, हर तरीके से हम साथ हैं आपके। यस बेटा, और टॉप करेंगे आप। अच्छा बैच थे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे हमारे 12th के, तो 100% इंडिया टॉप करेंगे, बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। तो और अपने सर कोई किसी के चक्कर में, खेलने के चक्कर में या पारिवारिक किसी अन्य आदमी के चक्कर में अपना समय खराब मत कर देना भाई। यस, तो ध्यान दे बेटा। अब देखो, जो अपन टॉपिक को आगे लें, तो देखो पुनर्वर्गीकरण के लिए कई सारी केस स्टडी मैं आपको बता देता हूं, केस स्टडी में आपको पढ़ा दूंगा। यस बेटा, केस अध्ययन। वनों को बचाने के लिए उस समय कई प्रकार के प्रयास हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों ने अपना बलिदान तक दिया है। तो देखो बेटा, वनों के संरक्षण में महिलाओं समुदाय की भागीदारी, भाई महिलाओं ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, क्योंकि भाई भावुक महिलाएं होती, अपने किसी चीज रक्षा के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं आई भाई, सीधी बात है। यस, हाँ, अरे बालक नाराज मत हो ना, सीमा पर ज्यादा बालक खत्म हुए हैं, देश के नौजवान, वो उन्होंने भी सबका बराबर योगदान है। लेकिन वनों के लिए अपन बात करें बेटा, यहाँ केस स्टडी बनाई गई कि कुछ ऐसे बलिदान हैं। तो वनों के संरक्षण में महिलाओं समुदाय की भागीदारी। यस बेटा, ध्यान दीजिए, ये जो केस स्टडी है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो क्या हुआ, तो इनको बचाने के लिए 1731 में मैं आपको बताऊं, जोधपुर में विश्नोई समाज मतलब समुदाय की अमृता देवी विश्नोई, ये आप अपने आप याद रखना कि देखो बेटा, मैं यहां लिख देता हूं 1731 में जोधपुर कि विश्नोई समुदाय, भाई इस कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा बेटा पर्यावरण को बचाया, विश्नोइयों को बिल्कुल थैंक्स। तो आप जानते हैं कि 1731 में जोधपुर की विश्नोई समुदाय की अमृता देवी विश्नोई तथा उनकी 3 पुत्रियों। यस बेटा, तो 1731 में बेटा आप समझ सकते हो कि जोधपुर में विश्नोई समुदाय के अमृता देवी विश्नोई, इनकी 3 पुत्रियों, वो 363 लोगों ने विश्नोई समुदाय के लोगों ने वनों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपना जीवन दान ने प्राणों की आहुति दी थी। बेटा देखो हुआ क्या, 1731 के अंदर जो जोधपुर नरेश थे, वहां के जो राजा थे जोधपुर नरेश। यस बेटा, तो एक नए महल के निर्माण के लिए अपने एक मंत्री से लकड़ी इंतजाम करने के लिए कहा। तो आप जानते हैं कि उनका जो मंत्री था, वो आप समझ रहे हैं कि एक गांव है खेजड़ली, वहां विश्नोई समुदाय के लोग रहा करते थे। ये गांव का नाम भी एक आ सकता है, जिंदगी में काम आ सकता है, खेजड़ली गांव है ना। गांव में विश्नोई समुदाय के लोग रहा करते थे। सही, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई जो विश्नोई कम्युनिटी के, तो देखो ना कि मैंने बोला था कि खेजड़ली गांव में विश्नोई समुदाय के लोग रहते थे। जोधपुर नरेश ने आदेश दिया अपने मंत्री को एक नए महल के निर्माण की लकड़ी के लिए। तो मंत्री इस गांव में गए लकड़ी के इंतजाम के लिए, तो वहां के लोगों ने वृक्ष काटने के लिए मना कर दिया, मतलब बिल्कुल मना कर दिया। और एक महिला अमृता देवी उस पेड़ के चारों ओर लिपट गई, लेकिन दुर्भाग्य देखो उस राजा का, उसने कहा कि लिपट जाए, उसको काट दो। तो अमृता देवी को काटा गया पेड़ के साथ ही, तो उसकी 3 पुत्रियां भी लिपट गई।
और फिर 363 लोग इस, यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग आए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत बड़ी बात थी। और आप समझ सकते हैं तो अपनी सरकार का, अपने सिस्टम का दुर्भाग्य है कि उसको पुरस्कार अब पर्यावरण जनचेतना में अब जाकर लेके आए हैं। इतना बड़ा बलिदान उस समय वनों को बचाने के लिए, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए। आज बेटा अपन बहुत ज्ञान की बातें बहुत कर लेते हैं, लेकिन शायद बहुत कुछ कम कर पा रहे हैं अपन समाज, परिवार और देश के लिए। बात को समझ रहे हैं? यस। तो बेटा ध्यान दीजिएगा। फिर देखो जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ने थोड़ी सी अपना इसमें अच्छेपन दिखाया। हाल ही में भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों और समुदायों के लिए अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की शुरुआत की है ना बेटा? अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। भाई आप जानते हो विश्नोई लोग है ना, जो हिरण की वो चिनकार उसकी भी प्रोटेक्शन करते हैं, अपने गायों की तरह पालते हैं। तो अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की शुरुआत की भारत सरकार ने की थी भी। सही। तो आप जानते हैं कि ये अभी की है, ये है। अच्छा फिर देखो एक और आप जानते हैं कि इसके बाद तो यहां देखो एकदम इतना भयानक साहस दिखाया लोगों ने वनों को बचाने के लिए। फिर इसके बाद देखो एक मूवमेंट और हुई जिसको आप बोलते हो चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट को अपन नाम देते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये कहां हुआ? तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो चिपको आंदोलन है वो 1976 में गढ़वाल हिमालय की महिलाओं ने किया था। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र यानी हिमालय की महिलाओं ने, ये आप जानते हैं कि चिपको मूवमेंट किया था, चिपको आंदोलन। मैं आपको बता दूं। यस बेटा। तो आपको पता है बेटा कि अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी देना शुरू किया। उसके बाद देखो आपका दूसरा, मैंने आपको क्या बताया कि चिपको मूवमेंट। तो ये हिमालय गढ़वाल की महिलाओं ने वहां के ठेकेदारों के विरुद्ध वृक्षों से लिपटकर सुरक्षा की थी। और इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये लो बेटा, बोलो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, सुनो। जो 2018 के अंदर जब क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन का टीचर्स भी आंसर ढूंढने में घंटे 2 घंटे कई चीजें लगा दी, लेकिन एनसीईआरटी एक छोटी सी लाइन जो देखना क्वेश्चन आएगा। अब ये सारी चीजें देखते हुए देखो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम या एक अच्छा मैनेजमेंट फंडा स्टार्ट किया था। मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो देखिए बेटा कि वो क्या स्टार्ट किया था। ये आ जाओ। यस बेटा। तो देखो वनों के संरक्षण में लोगों की चेतना, लोगों की भागीदारी देखते हो। और आज भी अगर कोई अवेयर करने वाला हो तो हर तरीके से ग्रामीण लोग हर प्रकार से सहयोग करने के लिए, सही समझाया जाए तो तैयार बैठे हैं। तो ध्यान दो। तो सरकार को कहीं और प्रयास करने चाहिए। लेकिन अपने मंत्री लोग तो आप देख ही रहे हो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो आप जानते हैं बेटा कि देखो वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी देखते हुए यस बेटा, आप जानते हैं बेटा भारत सरकार ने 1980 के दशक यानी 1980 में JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट
प्रोग्राम, JFM प्रोग्राम है, जॉइंट फॉरेस्टमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया। तो बेटा यही क्वेश्चन आया था कि JFM कब शुरू किया गया, 1980 में। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो आप जानते हो JFM प्रोग्राम यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन। अब समझो संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है। देखो, इसके अंतर्गत वनों के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण करने के लिए लोगों को संरक्षण के एवज में, फ्रूट है, कुछ औषधियां हैं, छोटी मोटी लकड़ी टूट जाए तो मतलब जलाने की लकड़ी है, ये चीजें दी गई। यस, और बदले में उन्होंने संरक्षण का उनसे वादा लिया गया या एक एग्रीमेंट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वनों के संरक्षण, कुछ वन्य पर वुड, फ्रूट्स, गम वन संरक्षण के एवज में लोगों को दिया जाता है। बात को समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपका था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इसके अंतर्गत 2 योजनाएं प्रारंभ की गई, एक सोशल है ना बेटा, एक आपकी क्या थी, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। इसके अंतर्गत 2 प्रोग्राम प्रारंभ किए गए। एक आपका क्या था, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, और दूसरा आपका क्या था बेटा, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी, यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो स्टार्ट की गई, जो आपके सामने सोशल फॉरेस्ट्री थी, सामाजिक वानिकी थी, या एग्रो फॉरेस्ट्री थी। देखो बेटा कि सामाजिक वानिकी क्या होती है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। आप जानते हो वृक्ष तथा झाड़ियों को लगाना, जैसे बेकार पड़े आजकल जानते हो सड़क के किनारों पे या सड़क के बीच में झाड़ी और वृक्ष लगाए जाते हैं, वो आपकी होती है सोशल फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, शाखीय फसलों के साथ साथ काष्ठीय पातवर वृक्षों कतार में लगाना, टोंगिया सिस्टम। जैसे जानते हो अपन फसल के बीच बीच में ऐसे कतार लाइनें लगा दें और आंवले के पेड़ या वृक्ष लगा दें, तो वो आपकी होती है कृषि वानिकी। तो इन चीजों के द्वारा भी बढ़ावा दिया जा रहा है वनों को और इनको, और ये संयुक्त वन प्रबंधन तो बेटा बहुत अच्छे से याद रखना। यस बेटा। तो देखिए कि ये सारी बातें आपके सामने मैंने कर दी है, और मतलब कंप्लीट बातें आपकी इस चैप्टर की हो चुकी है आपके सामने। अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पोल्यूशन से इनसे रिलेटेड है, कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस जो और आ सकते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। यस बेटा। तो देखो बेटा कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो मैं इस टॉपिक में मैं आपको और बता रहा हूं। यस बेटा, जैसे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप समझ सकते हैं कि विशिष्ट बिंदु है, वो आपका रिलेटेड है भोपाल गैस ट्रेजेडी। यस बेटा, यानी मैं आपको कहूं कि भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1984 में हुई थी। उसके अभी भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपको पता है, 2 दिसंबर 1984 के अंदर। और आप जानते हो कि इसके दौरान आप जानते हो एक विषैली गैस MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC है ना, मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, ये मुक्त हुई थी। यस बेटा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। और आपको मैं बता दूं कि वहां 7
नामक रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग, कीटनाशक के उत्पादन के दौरान यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी ना, उसमें आपको मैं बता दूं बेटा कि सेविन नामक कीटनाशक निर्माण के दौरान यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये रिलीज हुई थी गैस, और जल से क्रिया करके बहुत भयानक हो गई थी, कई लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर। यस, जल से क्रिया भी याद रखना। यस बेटा, इसके अलावा देखो फिर मैं कुछ और पॉइंट आपको बताता हूं कि किससे कौन सी डिजीज हो जाती है। जैसे बेटा अगर मान लो जल में, या बहुत बता दो मरकरी, Hg, मरकरी जो होती है ना पारा, अगर मान लो बेटा कि मरकरी Hg की अधिकता अगर हो जाए, अधिकता, तो आपको जानते हो अगर मरकरी की एक्सेस वाला वाटर अपन यूज कर लें या फिर लगातार, तो मरकरी Hg पारे की अगर अधिकता हो जाए तो एक जानते हो कौन सी डिजीज आती है? मिनीमाटा डिजीज, ये डिजीज हो जाती है। सही। नेक्स्ट आप देखिएगा, जैसे मैं अगली बात आपसे कहूंगा कि भाई अगर केडमियम धातु होती है ना, केडमियम की अधिकता एक्सेस हो जाए, तो केडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? इटाई, केडमियम की अगर अधिकता हो जाए तो, एक्सेस हो जाए। यस बेटा। इसके बाद देखो मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूं कि और भी कई सारे हैं, जैसे अगर आर्सेनिक है, मैं और बता देता हूं आपको। यस बेटा, तो देखिएगा, देखो केडमियम के कारण एनीमिया, हाइपरटेंशन, वृक्क के मतलब अस्थियां खत्म हो जाती हैं। जापान में आप जानते हैं कि केडमियम की अधिकता से लोगों के अंदर वहां पर आप जानते बेटा कि अस्थियां नरम हो गई, इटाई रोग उसको बोला गया, अस्थियां नरम हो जाती है। यस, ऐसे देखना, एक आपका होता है आर्सेनिक की अधिकता से अधिकता, तो आप जानते हो आर्सेनिक अधिकता चारा, जो पशुओं का चारा होता है ना, चारे में विषाक्तता उत्पन्न करता है। तो अत्यधिक पशुधन की मृत्यु हुई थी, पशुधन की मृत्यु, क्योंकि पशुओं में कौन सा रोग हो गया था? ब्लैक फुट डिजीज हो गया था, काला पांव रोग, ब्लैक फुट डिजीज, आर्सेनिक की अधिकता से। बात को समझे? तो चारे को विषाक्त कर देता, जिसके खाने से पशुधन की मृत्यु, ब्लैक फुट रोग हो गया था। यस, फिर देखिएगा, ये तो आपकी सारी धातुएं हो गई। मैं कुछ और आपको बता देता हूं, जैसे आयरन के कर्मचारी के रोग में सिडरोसिस हो जाता है। जैसे मैंने आपसे बता देता हूं कि ये लेड, ये भी खतरनाक है, लेड जो आपकी है। और कॉपर की अधिकता से हाइपरटेंशन या यूरेमिया, कॉपर की अधिकता से हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? ये कई सारे आपकी बता देता हूं मैं। ऐसे बेटा देखो कि जैसे नाइट्रेट की अधिकता वाला अगर जल पिया जाए, मैं आपको बताऊं, जल में नाइट्रेट की अगर अधिकता हो तो उसको आप बोलते हो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये मेटल तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, जल में नाइट्रेट की अधिकता हो, नाइट्रेट की अधिकता, तो जानते हो मैथेनोग्लोबिमिनिया, या फिर जल में नाइट्रेट की अधिकता से जानते हो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपका हो गया नाइट्रेट की अधिकता से। समझ गए? ये सारी बातें मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की अधिकता से। बोलो बेटा। यस, ऐसे ही आपको मैं बता दूं बेटा एक बात फ्लोराइड के बारे में। फ्लोराइड होता है ना जल के अंदर, ये आप पढ़ते होंगे जूलॉजी में, फ्लोराइड, ये बहुत खतरनाक है आजकल, ये समस्या बहुत हो रही है, फ्लोराइड, फ्लोरोसिस हो रहा है। तो जानते हो फ्लोराइड की अगर अधिकता हो जाए तो
जैसे पत्तियों के सिरों किनारों पर हरी माइनता, क्लोरोसिस जानते हो पीलापन आ जाता है, नेक्रोसिस कलिकाओं का झड़ना, जो तुमने 11th में पढ़े थे ना, क्लोरोसिस, हरी माइनता, नेक्रोसिस, है ना, ये सारी बातें आपकी हो जाती है। और फ्लोरीन यौगिक चारे से मतलब जानवरों के दांत में भी कैल्सीकरण होते हैं, फ्लोरोसिस कहते हैं। मानव में फ्लोराइड की अधिकतम सीमा, इससे एक तो क्या रोग होता है, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस जानते हो, दांतों का हड्डियों का मतलब नष्ट होना, फ्लोरोसिस। और मानव के लिए फ्लोराइड की जो अधिकतम सीमा है ना, फ्लोराइड की अधिकतम सीमा 1.5 ppm ये होती है, 1.5 ppm। यस बेटा, मनुष्य के लिए, है ना। अब एक देखो, मैंने आपको वहां पर बताया था एक एल नीनो प्रभाव, अगर और समझा दूं मैं तुम्हें, थोड़ा कम आया होगा तो, एल नीनो, है ना, ये सॉरी एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो प्रभाव क्या होता है बेटा, एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, एल नीनो प्रभाव मैं आपको बताऊं कि ये प्रक्रिया में प्रशांत महासागर का जल प्रत्येक 5 से 8 वर्षों में गर्म हो जाता है। प्रशांत महासागर का जल प्रत्येक 5 से 8 वर्षों में गर्म हो जाता है, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषम जलवायु परिवर्तन से, है ना। तो आपको मिल रहा है एल नीनो इफेक्ट। तो प्रशांत महासागर का जल प्रत्येक 5 से 8 वर्षों में गर्म हो जाता है, जिससे एक्वाडोर और पेरू की तरफ, एक्वाडोर और पेरू की तरफ गर्म धाराएं चलती है, और ये गर्म धाराएं जलने से भारत में दुष्प्रभाव आते हैं, और इससे भारत में मानसून पर प्रभाव पड़ता है। तो कहीं सूखा, कहीं तो वर्षा आएगी नहीं, और कहीं बाढ़। बताया था ना, वर्षा जल चक्रण का परिवर्तन, विषम जलवायु परिवर्तन, विषम जलवायु परिवर्तन। तो आप बता दिए मैंने एल नीनो इफेक्ट। यस बेटा। और मैं आपको बता देता हूं, यस बेटा, कि कई सारी बातें आपके सामने, जैसे स्टोन लेप्रोसी, जैसे पत्थरों का कोड हो जाता है। स्टोन लेप्रोसी का कारण क्या है, स्टोन लेप्रोसी यानी पाषाण कोड, पत्थर का कोड। तो स्टोन लेप्रोसी का कारण क्या है बेटा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। तुम जानते हो ना, NO2 SO2 ज्यादा बढ़ने से आपकी अम्लीय वर्षा होती है। और मैं आपको बता दूं कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसके अंदर H2SO4 और HNO3, बात को समझ रहे हैं, है ना, वो उनका होता है ना अनुपात, H2SO4 और HNO3। तो वो स्टोन लेप्रोसी, पाषाण कोड का कारण होती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। कुछ और बातें आपके सामने मैं रख दूं कि भाई SO2 NO2 वाटर वेपर से H2SO4 HNO3, और वो जब वर्षा जल के साथ नीचे आते हैं तो एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन मैंने आपको सारी बातें बता दी। बोलो भाई, अरे बोलो। और अब मैं आपके सामने बात करूं बेटा, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है, ये ध्यान से सुनना। 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आता है। ऐसे में आपको बता दूं बेटा कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, ये सारी चीजें आपकी होती है। यस। और 21 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है आपका, बायोडाइवर्सिटी डे। ये कुछ बातें मैंने आपको और बता दी। यस बेटा। और इकोलॉजी में आप जानते हैं बेटा कि पूरी बात आपको सामने सब चीजें क्लियर कर दी, पूरा एनसीईआरटी आपके सामने क्लियर कर दिया। एग्जाम में, नीट एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन 100% आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे। और यूट्यूब पर अपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के पेपर का पूरे सॉल्यूशन आपके डाले गए हैं। फिर भी इकोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं, 9461357946। ये अपना प्रॉब्लम काउंटर चलता है परफेक्ट। तो आपको इजीली जो भी सारे जवाब मिल जाएंगे। और बेटा अपना बेस्ट करें, एनसीईआरटी की एक लाइन को समझें, एक एक वर्ड को समझें। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई और एक्स्ट्रा बातें हो तो आप कोई चीज़ें भेज दें, उसके आंसर आपके पास में आ जाएंगे। आप अच्छा प्रयास करें, पॉजिटिव रहें, मस्त रहें, और इकोलॉजी इसके साथ में पूरी होती है बेटा। थैंक यू वेरी मच।